वेलकम टू एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज। आज के इस वीडियो में आपको हम आईएमईटी में बताने वाले हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट सेकेंड में। इसमें आपको फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा, जो भी आपके एंटरप्रेन्योर का कार्य होता है और कार्य करने में उद्यमिता को प्रारंभ करने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आपको हम ये भी बताएंगे, आपका एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। इसका मतलब होता है एकल स्वामित्व या एकल संगठन। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर कहीं पे कोई डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इसके पहले हम पीडीएफ की बात करें, बहुत से स्टूडेंट अभी भी मैसेज करते रहते हैं कि पीडीएफ हमें नहीं मिला 5th सेमेस्टर का। तो आप लोगों से हम फिर से एक बार कहना चाहते हैं, आप लोग जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से सभी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए, जो कुछ बताना था हम बता दिए हैं और इसमें आज हम जो कुछ देखना है उसको आगे देखते हैं। तो इसमें जो उसका फर्स्ट कार्य होता है वो क्या करता है कि अब आपको मान लीजिए कोई फैक्ट्री खड़ा करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग चाहे जो स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या करेगा, पहले व्यापार का चुनाव करेगा और उसी के अनुसार ही वह उस कार्य को उस क्षेत्र में अपना अध्ययन करेगा। वह क्या करता है, कच्चे माल, मशीन एवं फाइनेंस की भी अपनी व्यवस्था रखता है कि कैसे हमें क्या आगे करना है, क्या नहीं करना है। नेक्स्ट है, वह व्यापार में आने वाली विभिन्न समस्याओं को विश्लेषण करके उनका हल निकालने का प्रयत्न करता है। देखिए, आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिएगा और सभी को पॉइंट वाइज हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए व्यापार आपने स्टार्ट किया है, जिस भी ट्रेड से आप लोग, मान लीजिए जिस भी ट्रेड से आप लोग अपना डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी होगी। तो इसीलिए उस क्षेत्र में अपना जो कुछ भी व्यापार अपने क्षेत्र में करना चाहता है, तो अगर उसमें कोई समस्याएं आती हैं तो उसको सॉल्व करेगा, वह उसका हल भी निकालने का ट्राई ज़रूर करेगा। अगला वह प्रोडक्शन से जुड़े विभिन्न पहलुओं में तालमेल बनाता है। जैसे कि प्रोडक्शन करना है तो उसमें अनेक सारी इसको दिक्कतें आती हैं, तो लोगों में तालमेल भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। वह व्यापार का प्रबंध तंत्र भी देखता है। अब जो भी उसने व्यवसाय अपना कार्य किया है उसका पूरा मैनेजमेंट कैसे है, वह खुद ही देखता है जो एंटरप्रेन्योर होता है। वह कर्मचारियों एवं श्रमिकों का चुनाव करता है तथा आवश्यक निर्णय भी लेता है। अब मान लीजिए, अब आप फैक्ट्री ओपन कर लिए हैं, खोल लिए हैं, तो आदमी की आवश्यकता वो तो पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि उसमें वर्कर की आवश्यकता आपको चाहिए, ताकि जो कुछ भी वर्क हो जल्दी जल्दी हो। और जब जैसा भी निर्णय लेना रहेगा वह एंटरप्रेन्योर ही अपना निर्णय लेगा। उद्योग लगाने के लिए सही स्थल का भी आपको चुनाव करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं चाहे जहाँ आप लोग जाके अपना फैक्ट्री लगा लेंगे, कोई अच्छा जगह भी ढूंढना पड़ता है इसके लिए। व्यापार को वही अपना बढ़ावा भी देता है और वही अपना मूल्य भी निर्धारित करता है। कौन सा प्रोडक्ट अगर मान लीजिए 10 रुपये है तो उसको कितने में उसको बेचना है, कितने में उसको सेल करना है, सब एक एंटरप्रेन्योर ही करता है। तो ये था फंक्शन एक एंटरप्रेन्योर का। अब इसके आगे मान लीजिए, अगर एंटरप्रेन्योरशिप आप लोग अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री लगा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो अनेक सारे आपको बैरियर्स उत्पन्न होंगे, बाधाएँ उत्पन्न होंगी। तो उसको हम देखते हैं आगे। तो बैरियर्स तो अभी हम आगे देख लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें जो क्लासिफिकेशंस होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, अर्थात उद्यमिता को कितने टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में, इन सबको पहले देखते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी कुछ भी वर्क आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग फैक्ट्री ही लगाएंगे। हो सकता है आप लोग कोई और काम करने, टेक्निकल नॉलेज की तरफ जाएं, या आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जा सकते हैं। मतलब आप लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको अलग अलग इसमें टाइप्स हैं, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट अगर आपके लिए हम अगर बताएं, तो फर्स्ट आप लोग देख लीजिए टेक्निकल बेस पे। किस बेस पे आपको बताने जा रहे हैं, फर्स्ट आपका जो है टेक्निकल बेस पे, मतलब टेक्निकल नॉलेज के बेस पे। तो टेक्निकल नॉलेज के बेस पे जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, इसको हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका होता है क्राफ्ट्समैन एंटरप्रेन्योर्स के रूप में। टेक्निकल नॉलेज पे आपका क्राफ्टमैन एंटरप्रेन्योर होता है, जिसे आप लोग बोल सकते हैं शिल्पकार उद्यमी। सेकंड आपका आईटीआई सर्टिफिकेट वाले जो होते हैं, अपना काम धंधा स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप लोग होते हैं डिप्लोमा होल्डर होते हैं। उसके बाद जो आपके बीटेक वगैरह के स्टूडेंट होते हैं, ये सब टेक्निकल नॉलेज के अंतर्गत आते हैं। आगे आपका ऑन द बेसिस आप एजुकेशंस के बेस पे आएंगे। ये सब भी एजुकेशंस में आते हैं, लेकिन ये टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं। आगे आपका एजुकेशन के बेस पे आएंगे, तो एजुकेशन में आपके 2 टाइप होंगे, उसको बताते हैं। तो आपका बेसिस ऑफ एजुकेशन पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होते हैं। तो इसको आपको पूरा डिफाइन नहीं करना है, बस कभी कभी पूछ लेता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कितने टाइप का होता है, इसको डिफाइन करिए। तो थर्ड आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेस पे 2 होता है। फर्स्ट होता है रूरल एंटरप्रेन्योर, सेकेंड होता है अर्बन एंटरप्रेन्योर। तो रूरल का मतलब होता है, जो आपका रूरल है इसका मतलब आपका होता है ग्रामीण क्षेत्र में जो आप लोग करते हैं, और अर्बन का मतलब होता है शहरी।
क्या होता है शहरी क्षेत्र में जो होता है। तो एरिया के बेस पे 2 हो गए, एजुकेशन पे बेस पे 2 हो गए, और टेक्निकल पे आपके 4 थे, जिसमें क्राफ्ट था, ITI था, डिप्लोमा था और बीटेक वगैरह जो हायर डिग्री थी। इसके बाद अब आपका आएगा इंडस्ट्री के बेस पे और रिजर्व कैटेगरी के बेस पे भी एंटरप्रेन्योरशिप होती है, तो आगे अभी आपको मिलेगा। 4th नंबर में आपका आता है बेसिस ऑफ जो फार्म इंडस्ट्रियाँ हैं उसके बेस पे कौन कौन सा होता है। तो इस पर आपका होता है फर्स्ट इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर, मतलब इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति खुद अपने ही काम करे, मतलब व्यक्तित्व उद्योग उद्यमी बोलते हैं। सेकंड है पार्टनरशिप, कोई भी काम धंधा करना अगर 2-3 लोग पार्टनरशिप में करते हैं, ये सब आपकी इंडस्ट्री के बेस पे आती हैं। थर्ड आपका सहकारी होता है, जिसे कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल बोल सकते हैं। फोर्थ होता है आपका प्राइवेट लिमिटेड होता है। ओके, तो ये सब आपकी इंडस्ट्री बेस पे आपकी आती हैं। कुछ रिजर्व कैटेगरियाँ भी होती हैं, इस बेस पे भी एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट आपका आता है इसमें एक्स शोल्डर एंटरप्रेन्योर, मतलब जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं वो लोग अगर अपना कोई काम धंधा स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए कुछ अलग प्रकार से छूट दी जाती है। इसी प्रकार जो पॉलिटिकल सफ़र्स होते हैं, मतलब जो राजनीतिक पीड़ित एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके लिए भी अलग सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ हैंडीकैप्ड होते हैं, जो विकलांग वगैरह होते हैं, वो लोग भी अपना काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब रिजर्व एक कैटेगरी होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है अनुसूचित या जो पिछड़ी जाति के उद्यमी होते हैं उन लोगों के लिए, मतलब एक कैटेगरी वाइज समझ लीजिए डिफाइन किया गया है। काम तो लोग किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन एक कैटेगरी बना दिया गया। तो ये सब आपको हमने बता दिया, क्या ये सब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता दिया। अब हम आगे देखेंगे बैरियर्स। इसके पहले बैरियर्स हमने नहीं बताया, अब आगे हम देखेंगे बैरियर्स क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो जब काम अपना कोई भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी बाधाएं आपके सामने आती रहती हैं, बहुत सारी आपके सामने दिक्कतें आती रहती हैं। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है इसमें भी बहुत सारी कुछ इसी प्रकार से बाधाएं आएंगी आपके सामने। तो ये 3-4 टाइप के 5-6 टाइप जो भी है सब आपको बताएंगे, पूरा डिफिनेशन सहित आपको बताएंगे। पहले आप इसका सब नाम लिख लीजिए। इसका जो फर्स्ट है वो आपका आता है टेक्निकल। ठीक, फर्स्ट जो आपका आता है वह टेक्निकल के बेस पे आ जाता है, तकनीकी बाधाएं आती हैं। जो सेकंड आपका आता है उसे बोल सकते हैं आप लोग फाइनेंशियल, मतलब कि अगर कोई भी काम अपना आप स्टार्ट करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग एक बार लगा देंगे तो हमेशा लाभ ही लाभ होगा, लॉस में भी आप जा सकते हैं। कभी प्रॉफिट होगा तो कभी आपका लॉस भी होगा। और हाँ, अगर आपका जब लॉस हो जाएगा तो उससे जो हानियाँ होंगी उसको सहने की आप में क्षमता भी होनी चाहिए। तो थर्ड आपका हो जाएगा लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका आगे आ जाएगा इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशनल में, मान लीजिए किसी से कोई दिक्कतें हो गई या लेबर्स वर्कर जो काम कर रहे हैं वहाँ से भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तो आपका वो सब हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत। तो ये सब बैरियर्स हैं, तो इसको भी अभी हम आपको आगे बताते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आपका सबसे पहले आता है वो है आपका क्या, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब फाइनेंशियल बैरियर्स। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, वित्तीय बाधाएं। हिंदी जिनको समझना है वो लोग लिख लेंगे, इसका हिंदी होता है वित्तीय बाधाएं। क्या होता है, वित्तीय बाधाएं होता है। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं इसको समझते हैं। जैसे देख लीजिए, अब आपने कोई काम अपना स्टार्ट किया है तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग जिसको रखेंगे उसको पैसा नहीं देंगे, लेकिन क्या होता है कि इसमें ये होता है कि अभी आपको आगे मिलेगा, इसमें भी लोग होता है कि कोई भी उद्योग के संचालन के लिए जो वित्त होता है या जो फाइनेंशियल होता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, जो भी वर्कर आपके काम करते हैं उनको अच्छी वेतन दे के, अच्छी सैलरी दे के उनको संतुष्ट करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपका काम आगे बढ़ता रहता है। तो इसमें क्या क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी लघु उद्योग के संचालन में वित्त जो है एक प्रमुख समस्या हो जाती है। वित्त कैसी समस्या होगी, मान लीजिए आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जो भी वर्कर आपके कंपनी में काम कर रहे हैं उनको टाइम से वेतन नहीं मिल पा रहा, तो आपका टाइम से प्रोडक्ट भी नहीं बन पाएगा। अपने वित्तीय सीमितताओं के कारण लघु उद्योग गुणवत्ता का वह स्तर बनाए रखने में असफल हो जाते हैं जो बड़े उद्योग आसानी से हासिल कर लेते हैं। देखिए, जो लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे जो कंपनियां अपनी खोलते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी कंपनियों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियों का कोई भी प्रोडक्ट अगर बने तो आसानी से बहुत जल्दी ही सेल हो जाएगा, लेकिन जो छोटी कंपनियां ले जाएंगी उनका आसानी से सेल नहीं होगा, इसलिए वर्कर्स को सैलरी देने में भी प्रॉब्लम होती है। इसके परिणाम स्वरूप वे बाज़ार में पीछे हो जाते हैं लघु उद्योग वाले, और क्या होता है, बाज़ार एक सीमित वर्ग की आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। सीमेंट को ले लें अगर तो अल्ट्राटेक अलग होता है, सीसी अलग होता है, रिलायंस अलग होता है, तो लोगों की आवश्यकताएं तो पूरी कर रहा है, लेकिन
जो छोटा होगा उसमें जो छोटा उद्योग होगा वो क्या करेगा, कुछ सीमित लोगों की ही इच्छाओं की पूर्ति कर पाएगा। लेकिन और क्या होगा, उसके फैक्ट्री में हो सकता है फाइनेंशियल दिक्कतें आ जाएं इस वजह से। तो इसमें वित्तीय वाले में बहुत सारे आपके कारक होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट लिखा है कि आपूर्ति मालों के क्रेता को लंबी उधारी की मंजूरी दे देना। अब देखिए क्या होता है, इसमें लंबी उधारी दे दिया जाएगा तब भी तो आपके सामने समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है, आपसे कह के गया कि 4 महीने में आपका पैसा वापस कर देंगे, कोई सामान खरीदा है पैसा नहीं दिया, और क्या करेंगे 4 महीने बाद आपको देंगे। 4 महीने के बाद हो सकता है वह 1 साल 2 साल 3 साल हो जाए, तो वो जो आपका उसमें लगाया गया था रुपया था वो सब आप लॉस में चल रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे 8-10 लोग और आ जाएंगे तो आपकी कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाने लगेगी। तो इससे भी आपकी कंपनी जो फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है उधारी का समय पर न मिलना भी वित्तीय समस्या खड़ी कर सकता है। वही बताया हमने कि 5-6 साल में देंगे तो क्या होगा, इससे आपके आगे बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये था आपका कौन सा, ये था आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा, ऐसे ही नोट्स बनाएगा आसानी से। सेकंड आपका आता है टेक्निकल बैरियर्स। टेक्निकल बैरियर्स क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि हमने बताया एक तो बाधा होगी नहीं, बहुत सारी बाधाएं होंगी। ओके, टेक्निकल बैरियर्स क्या होते हैं। अब टेक्निकल बैरियर्स में क्या होता है, जैसे आजकल देख रहे हैं आप लोग आधुनिक टाइम में आपका क्या देख रहा है, नई नई मशीनें आ चुकी हैं। तो नई नई मशीनें आ चुकी हैं तो उस हिसाब से जो उद्यमी अपना वर्क स्टार्ट किया उसको सोचना भी चाहिए। तो इसमें क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें देखिए आपका जो कुछ भी है इसको देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्रॉप कर लिया है। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है कि लघु उद्योग में उद्यमियों द्वारा अपने प्रोडक्ट में समानता एक उच्च स्तर की तकनीकी प्रगति का प्रयोग किया जाना संभव नहीं हो पाता, और ना ही वह अपने उत्पाद एवं उसकी निर्माण प्रक्रियाओं में सतत सुधार हेतु शोध व विकास कार्यों को स्थापित करने में समर्थ हो पाते हैं। देखिए टेक्निकल बैरियर्स आते क्यों हैं। अब मान लीजिए आजकल जितना भी नया नया डिजिटल सब कुछ हो रहा है तो लोग डिजिटली सोचेंगे, सब कुछ जो नया आएगा मार्केट में लेटेस्ट वही लेना चाहेंगे। लेकिन जो लघु उद्योग वाले होते हैं वो इन सब को समझने में पीछे रह जाते हैं, और इसीलिए इनका जो होता है टेक्निकल क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार की तकनीकी बाधाएं निसंदेह प्रोडक्ट की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती हैं। मतलब क्या होगा, मान लीजिए नए सिरे से आप लोग नहीं बनाएंगे, आप ही देख लीजिए पहले टच फ़ोन नहीं था तो लोग कीपैड यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में लगभग सभी के पास टच फ़ोन हो गया है। तो ये सब टेक्निकल बेस पे तो बना है। तो यही बोल रहा है कि आप अगर टाइम के अनुसार बदलेंगे नहीं धीरे धीरे तो क्या होगा, आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मार्केट में जो चल रहा है वैसा ही प्रोडक्ट बनाए ताकि आसानी से वह बिक जाए। ओके, इसमें क्या क्या, इसमें भी बहुत सारी कमियां होती हैं टेक्निकल के, जैसे कि टेक्निकल नॉलेज की कमी आपके वर्कर्स के पास है, और क्या है कि आप प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में भी आप कमी करते हैं, और मशीनें हमेशा नहीं बदलते हैं, पुरानी मशीनें आपके पास हैं तो नई नई मशीनें आपको लगाना चाहिए। श्रमिक की भी समस्याएं आपको हो सकती हैं। अपर्याप्त क्वालिटी कंट्रोल का भी आपके पास भंडार होना चाहिए, मतलब क्वालिटी आपका हमेशा नए नए क्वालिटी बनाया करें। पदार्थ के भी इससे आपकी क्या होगी, बर्बादी होगी। और यहाँ अस्वीकृत की उच्च दर, मतलब जो कुछ भी आपका रहेगा हाई रेट पे आप बनाएंगे लेकिन वह क्या होगा मार्केट में जाने के बाद फ्लॉप हो जाएगा, वह आपका आगे नहीं जा पाएगा। विद्युत गतिरोध, ये सब सारी समस्याएं आपके टेक्निकल बैरियर्स के अंतर्गत आती हैं। यहीं पे आपका नेक्स्ट जो आएगा वो नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, मतलब जो आपके संगठनात्मक बाधाएं होती हैं वो क्या होती हैं इसको समझते हैं। आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये होता है जैसे कि संगठनात्मक एक संगठन बना लेना। ऐसा तो है नहीं आप लोग अकेले काम धंधा स्टार्ट करेंगे, किसी से राय ज़रूर लेंगे या किसी को शामिल कर लेंगे। तो इसमें यही होता है कि एक या एक से जब अधिक व्यक्ति द्वारा किसी भी लघु उद्योग की स्थापना की जाती है तो उसमें क्या होता है, सारे कार्य जैसे आपके कच्चे माल का क्रय, प्रोडक्शन प्रोसेस का निरीक्षण करना और प्रोडक्ट की गुणवत्ता नियंत्रण, ये सब चेकिंग करना, तो ये सब उसमें जो उद्यमी होता है इसी का कार्य होता है। तो इतना ही काफ़ी नहीं होता, उसमें और सारे काम होते हैं। तो उसके लिए इसको उद्यमी जो आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको व्यक्तियों को चुनना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। हमने आपको बताया था उद्यमी के कार्य में फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, वहाँ पे भी बताया था कि ऐसा है नहीं कि सब काम आपका एंटरप्रेन्योर ही करेगा, वह आदमी रख लेगा 10-15-20 जितना भी उसकी आवश्यकता होगी आदमी रख लेगा। और ये भी उसको सोचना है कि कैसे वर्कर वह रखे कि अच्छे प्रकार से काम हो सके। तो इसमें भी कुछ मुख्य कारक होते हैं आपके सामने लिखे गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है संगठन में योग्य व्यक्ति न मिलने के कारण भी समस्या हो जाती है। जैसे कि ये सब हम बाधाएं पढ़ रहे हैं, लाभ प्रॉफिट तो पढ़ नहीं रहे, एडवांटेज तो पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि
अगर ऑर्गेनाइजेशनल में बैरियर्स में अगर जो सही से आपका आदमी नहीं मिल पाएंगे वर्कर, तो वहाँ पे आपकी समस्याएं हो जाएंगी। अगर वह पढ़ा नहीं रहेगा, लिखा नहीं रहेगा, तो काम आपका नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है अनुभवहीनता के कारण कार्य करने में भी समस्याएं आपकी आती हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। अब आपके कॉलेज में जैसे कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट आपके कॉलेज से गए होंगे, तो जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा होगा उनकी सैलरी अधिक होगी, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा उनकी सैलरी कम होगी। तो इस वजह से भी यहाँ पे दिक्कतें आती हैं कि अनुभवहीनता की कमी होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। नेक्स्ट है संगठन के प्रबंधन कार्य में विभिन्नता होने के कारण सही प्रकार से संगठन का कार्य नहीं हो पाता। अब मान लीजिए एंटरप्रेन्योर है, वहाँ पे अनेक सारे वर्कर आपके काम कर रहे हैं, ठीक। तो करता क्या है, किसी को ज़्यादा वह प्यार करता है, किसी से कम प्यार करता है, मतलब लगाव कम रखता है, अधिक रखता है, तो लोगों में एक प्रकार का मतभेद पैदा हो जाता है। तो लोग आपस में जलने लगते हैं। तो इस प्रकार से संगठन में आपका फूट वगैरह ये सब हो जाता है और सही से आपका प्रोडक्ट भी लोग बनाना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है कार्य क्षेत्र की अधिकता होने के कारण भी प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रभावित होती है। अब मान लीजिए जहाँ पे आप डेली 10 मैक्सिमम 10 ही बना पाते हैं, 10 प्रोडक्ट ही बना पाते हैं, वो भी अच्छी प्रकार से, अगर वहीं पे आपके पास अचानक से आ जाए कि आप एक दिन में हमारा 15 बना दीजिए, तो जब कार्य आपके पास अधिक हो जाएगा तो आप श्योर है कार्य जल्दी बनाना, मतलब कार्य को जल्दी समाप्त करना चाहेंगे कि टाइम से हो जाए। तो उसमें आपकी अनेक सारी दिक्कतें होती हैं और आपकी उससे उसकी जो क्वालिटी होती है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये था आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी, मतलब अगर आपकी हानि हो जाती है तो उसको सहने के लिए आपके पास क्षमता होना चाहिए। तो ये भी देखते हैं। तो इसमें देखिए सीधे सीधे आपका लिखा गया है कि अब आपका कंपनी जब स्टार्ट हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि आप अचानक से इतना पैसा रखे हैं खोल लेंगे। कहीं ना कहीं आप बैंकों में जमा किए रहे होंगे या कहीं और पे अपने रोज दोस्त रिश्तेदार को दे रहे होंगे। तो क्या होता है, किसी लघु उद्योग की स्थापना एवं उसके संचालन में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़ा काम धंधा स्टार्ट कर रहे हैं तो अधिक पूंजी की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। एक उद्यमी क्या करता है, अपनी सारी पूंजी तो उद्योग में लगा देता है, जितना उसके पास रहेगा पैसा वो तो लगाएगा ही लगाएगा। साथ में अगर वह बैंक में रखा है या वित्तीय निगम या साहूकार या रिश्तेदार से भी पैसा उधार लेकर वह उद्योग में लगा देता है। और क्या होता है, जब ये सब लगा देगा, मान लीजिए बैंक से लोन ले लिया, रिश्तेदार से लोन ले लिया, तो बैंक का तो ब्याज बढ़ेगा ही। इससे क्या होता है, उसको बहुत अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। वो क्या सोच के लोन लेता है, वो यही सोच के लोन लेता है कि हम मान लीजिए आज अपनी फैक्ट्री में इतना पैसा लगा रहे हैं तो कल को हमारा बेनिफिट 10% 20% होगा। लेकिन ये तो आप इमेजिन करते हैं, ये आप सोचते हैं, लेकिन अगर फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट सही से नहीं बना, मार्केट में फ्लॉप हो गया, तो आप पैसा कहाँ से भर पाएंगे। तो अगर आपका नुकसान होता है तो इसको सहने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो आगे लिखा है कि ऐसे में अगर उद्योग को स्थापना से शुरू के वर्षों में कोई सफलता नहीं मिलती, कोई लाभ उसको नहीं मिलता है, तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वह निराश हो जाता है और क्या करता है, अगर उसमें यदि उद्यमी में हानि बर्दाश्त करने की सामर्थ्य नहीं हो, अगर वह मान लीजिए निराश हो जाता है, हताश हो जाता है कि अब नहीं चल पाएगा, हमारा कंपनी नहीं हो पाएगा, तो कंपनी लास्ट में आपकी बंद हो जाती है। अगर वो उसी समय हिम्मत दिखाएगा कि नहीं ठीक है अगली बार ट्राई करेंगे, थोड़ा और लोन लेगा, तो प्रोडक्ट बनाएगा तो शायद अच्छा चल सकता है, लेकिन वहाँ निराश होकर लास्ट में उसको अपनी कंपनी हानि की वजह से बंद करना पड़ता है। तो ये हो गया लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी के आधार पे। तो ये सब उसके अंदर गुण होना चाहिए कि अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम आसानी से सहन कर सकें। तो इसके भी कुछ कारक हैं, इसको भी बताते हैं आपको कि किस किस इसका क्या क्या कारक होता है। हानि भारित सामर्थ्य, जैसे लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी आप लोग बोलते हैं, ये क्या होता है। इसमें फर्स्ट आप लोग लिख सकते हैं कि कोई भी आप प्रोडक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, आवश्यकता से अधिक उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप लोग आवश्यकता से अधिक कर देते हैं तो इस वजह से आपको नुकसान हो सकता है। और क्या होता है कि अचानक से जो आप लोग उधार ले लेते हैं, उसका ब्याज देना पड़ता है, ये भी आपका इसमें नुकसान हो सकता है। तो उधारी जो आपकी हानियाँ होती हैं ये भी इसमें आता है। थर्ड आप लोग इसमें ये लिख सकते हैं कि जो भी अब ऐसा तो है नहीं, पर आप लोग कंपनी खोल रहे हैं तो ऊपर जो अधिकारी हैं उनको पैसा नहीं देना पड़ता, सबको पैसा देना पड़ता है। तो आपका तो एक पहले ही आप लॉस में चल रहे हैं। दूसरे क्या होता है कि आपको टोटल पैसा भी बड़े बड़े अधिकारियों को देना पड़ता है, तो आपका तो लाभ हुआ नहीं लेकिन देना पड़ेगा, तो एक प्रकार से आपका वह लॉस ही चलेगा। तो ये था आपका क्या, ये था आपका टोटल बैरियर्स। एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमी व्यक्ति अगर कार्य करना स्टार्ट कर रहा है तो इतनी सारी बाधाएं आपके पास आ सकती हैं। ओके, और बहुत सारी बाधाएं होती हैं, जैसे धोखाधड़ी हो जाती है आपके साथ, आपका पैसा भी डूब जाता है,
और लोग धोखा दे देते हैं, टाइम से आपका वर्क नहीं करते, तो यहाँ से भी आपकी बहुत सारी हानियाँ होती हैं। अब यहाँ पे आपका आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो कि है सोल प्रोप्रिएटरशिप, मतलब बोल सकते हैं एकल स्वामित्व। आप लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में एकल स्वामित्व बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश ही पढ़ना है सोल प्रोप्रिएटरशिप। ओके, तो ये क्या होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा चल रहा है, तो आपके सिलेबस में दिया है। और ये क्या होता है, ये आपके एक व्यापारी संगठन का टाइप होता है। सोल प्रोप्रिएटरशिप या एकल स्वामित्व जो होता है आपके व्यापारी संगठन का एक टाइप होता है, इसमें आपको पढ़ना है। सोल का मतलब इसमें एकल, सोल में एकल हो गया। एकल मतलब इसमें एक ही व्यक्ति अपना सारा काम धंधा करेगा। कंपनी खोलना है अकेले खोलेगा, वर्कर भले ही रहें, मतलब लाभ होगा तो उसको अकेले होगा, कोई भी पार्टनरशिप इसमें नहीं है। एक ही व्यक्ति अपना कंपनी स्टार्ट किया है। ओके, और सभी मजदूर लेबर सब कुछ उसी व्यक्ति पे निर्भर रहेंगे जो व्यक्ति अपना काम स्टार्ट किया है। इसमें क्या होता है कि वह अपने नाम से ही सब कुछ चलाएगा, किसी दूसरे से पार्टनरशिप नहीं करेगा। आगे आपका पार्टनरशिप भी आएगा, लेकिन पहले सोल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा क्या गया है कि इस प्रकार के उपक्रम में एक ही उद्यमी, इस प्रकार के उपक्रम में एक ही उद्यमी समस्त पूंजी की आपूर्ति करता है। देखिए इसमें अकेले ही व्यक्ति रहेगा, टोटल पैसा खर्चा यही अकेले ही देगा अपना। वह स्वयं ही उद्योग को संगठित करता है और प्रबंधन करता है। जो भी फैक्ट्री बना रहा है उसको स्वयं ही इकट्ठा करेगा, स्वयं ही उसको संगठित करेगा, उसका मैनेजमेंट भी वह अकेले ही देखेगा। वहीं समस्त जोखिम भी उठाता है। आने वाली बैरियर्स, आने वाली परेशानियां वह उसके ऊपर ही आएंगी और वह जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहता है हमेशा। उपक्रम से संबंधित समस्त अधिकार एवं जिम्मेदारियां उसी के पास होती हैं। अब पहले ही जब हमने बता दिया कि जब एक ही व्यक्ति काम कर रहा है तो कुछ भी हो वह उसके ऊपर ही रहेगा। उपक्रम से होने वाले लाभ अथवा हानि उसी के हिस्से में आते हैं। जो भी आपका फैक्ट्री लगाया है, जो भी उसमें प्रोसेस चल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्रियाएं चल रही हैं, ऑपरेशंस जो भी हो रहे हैं, उससे जो लाभ होगा, जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है, सब उसी के पास आएगा, कहीं और जाने वाला नहीं है। वही आवश्यकता अनुसार अपने कर्मचारी या सहायक के किसी दूसरे से पूछना नहीं है, किसी अधिकारी से नहीं पूछना है, किसी व्यक्ति से नहीं पूछना है। वह जिसको चाहेगा तिसको रखेगा, जिसको नहीं चाहेगा तिसको उसको बाहर भगा देगा। तो इसमें इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज, मतलब इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो एडवांटेज हम पहले पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से हेडिंग वाइज हम बताएंगे, आपको बस उसके बारे में लिखना है और हम उसको बोल देंगे। बस हम हेडिंग बताएंगे इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इसके एडवांटेज फर्स्ट आपका सिंपल एंड इजी, सिंपल एंड इजी। अब देखिए जब एक ही व्यक्ति कर रहा है तो क्या करता है कि उसको करने में इसको कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, सरल और सुगम होता है, मतलब सरल और आसान होता है। तो इस प्रकार के जो सोल वाले में क्या होता है, इस प्रकार में क्या होता है, प्रकृति में सरल और प्रबंध में आपका आसानी से कम खर्चे में मैनेजमेंट आपका टोटल हो जाता है। ठीक, और कर्मचारियों को और श्रमिकों को कुछ पता भी नहीं चलता है, बस उनका क्या होता है अपने काम से काम में मतलब रहता है, बहुत सारे प्रोडक्ट भी नहीं बनाने रहते हैं, सरलता से और आसानी से वर्क होता रहता है। सेकेंड आपका स्मॉल कैपिटल, इसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती, कम प्रोडक्ट बनाएंगे कम पूंजी की आवश्यकता लगेगी, धीरे धीरे अपना आप लोग बढ़ाते रहिएगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। सेकेंड है क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब जल्द निर्णय और कार्रवाई। जब अकेले ही व्यक्ति अपना काम करेगा उसमें 10 लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए अगर पार्टनरशिप में 5 से 6 लोग अपना काम स्टार्ट किए हैं तो क्या करेगा, 5 से 6 लोगों का पहले डिस्कस किया जाएगा कि ये काम सही है करने में, नहीं। लेकिन जब वह अकेले ही रहेगा तो आसानी से निर्णय लेगा, तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा। फोर्थ है आपका हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, कम लोग रहेंगे कम प्रोडक्ट बना रहेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह बहुत अधिक गुणवत्तावान वाला बनेगा, उसमें बहुत सारी दिक्कतें नहीं आएंगी और उससे जो आपका रॉ मटेरियल होता है वह बहुत कम व्यर्थ होगा और प्रोडक्ट अधिक गुणवत्तावान रहेगा, मतलब उसकी क्वालिटी जो है वह अच्छी रहेगी। इसमें आपका कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग नेक्स्ट 5वां नंबर डाल के लिख सकते हैं सीक्रेसी। क्या होता है सीक्रेसी, इससे आपकी कंपनी की सिक्योरिटी भी बनी रहती है। मान लीजिए 5-6 लोग हैं, कोई व्यक्ति जाके किसी दूसरी कंपनी में आपका बता देता है तो अलग की बात है, लेकिन जब सब कुछ आपके पास ही रहेगा तो क्या होगा कि आप अपनी फैक्ट्री का सीक्रेट तो किसी को बताना नहीं चाहेंगे। ओके, और जब छठवां लिख सकते हैं कम कानूनी औपचारिकताएं, मतलब जब आपका छोटा प्रोडक्ट है, नहीं उतना है, आपको न तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना कुछ कराना पड़ेगा, आप फैक्ट्री आसानी से छोटा सा खोल के अपना काम धंधा चला सकते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई आप लोग भी इसमें नहीं कर सकते हैं।
अब आपका इसमें लिमिटेशंस देखेंगे, मतलब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो डिसएडवांटेज भी आप लोग सीधे लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनते हुए पूरा लिखिएगा। डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, आपका लिमिटेड पूंजी होती है। इसमें फर्स्ट आपकी जो रहेगी वो होगा आपका यहाँ पे होगा सीमित पूंजी। सीमित पूंजी मतलब ये होता है कि लाभ तो आपका बहुत होगा, मान लीजिए छोटा है और चल रहा है मार्केट में, तो लाभ तो बहुत होगा, लेकिन आपके पास पूंजी जो है वह लिमिट मात्रा में रहेगी। आप उसका विस्तार आसानी से नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि अगर विस्तार करना चाहेंगे तो आपको बहुत सारी कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा, उनको भी पैसा देना पड़ता है, तो बहुत कम लाभ होगा आपका। यहाँ पे आपका सेकंड इसमें हो सकता है अत्यधिक जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं। सेकंड आपका इसमें ये होता है कि अधिक जिम्मेदारियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं, मतलब जब आप अपना अकेले ही कर रहे हैं सब काम, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत सारी आएंगी, तो ये सब आप लोग के ऊपर आएगा। तो इससे क्या होगा, आपका टेंशन बहुत अधिक बढ़ेगा। तो टेंशन अधिक बढ़ेगा तो थर्ड आपका हो जाएगा कम आयु। जब आपके ऊपर टेंशन रहेगा, टेंशन लेने लगेंगे, तो आपकी कम आयु, मतलब किसी कारणवश आपकी मान लीजिए अगर मृत्यु हो जाती है, तो वह कार्य आपका जो होता है ठप हो जाता है। ठीक, कोई वह कार्य आपका ठप हो जाता है, धीरे धीरे आपका व्यापार भी बंद हो जाता है। नंबर 4 आप लिख सकते हैं कम आय। क्या लिख सकते हैं, कम आय। कम आय का मतलब क्या है, अब छोटा है, बहुत चल रहा है, लेकिन बनाना 10 ही है तो बनाएंगे 10 ही, लाभ बहुत हो रहा है, लेकिन आय भी धीरे धीरे आपकी कम ही तो रहेगी। अब 10 में जितना आएगा उतना ही तो लाभ होगा। तो यही होता है छोटे छोटे फैक्ट्रियों में आपका क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, और ये भी आपको हमने बता दिया एकल स्वामित्व तो क्या होता है। आने वाले वीडियोज़ में पार्टनरशिप के बारे में बताया जाएगा। SIDBI है, MSME है और नाबार्ड है, ये सब आपके फैक्ट्रियों के नाम हैं। इन सब के द्वारा जो कुछ भी काम होता है आपका आने वाली वीडियोज़ में बताया जाएगा।